हेलो दोस्तों, एपिसोड 4 की शुरुआत में डॉक्टर आकर बताता है कि खतरे की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी। अब हैंग्यू येन को बाहर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें अभी देखना नहीं चाहता हूँ। मॉम ने इनकी बातें सुन ली होती है और वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो। हैंग्यू कहता है कि हम कुछ टाइम पहले ही मिले हैं, इसलिए येन को मेरी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। मॉम कहती है इस रूम में टैन शिशी भी है जो हमारी फैमिली को जानती है, तो तुम्हें शादी के लिए उसे कंसीडर करना चाहिए। हैंग्यू ये कहकर चला जाता है कि मॉम क्या आपने ठीक चॉइस की थी। इसका इशारा अपने डैड की तरफ होता है। जब येन घर पहुँचती है तो ये काफी परेशान होती है। इसकी मॉम इसे कहती है कि कल तुम अपने घर चली जाना क्योंकि यहाँ से तुम्हारा ऑफिस बहुत दूर है। टैन शिशी और हैंग्यू रात तक हॉस्पिटल में रहते हैं। वो ग्रैंडमा को होश आ जाता है। जो डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक कर रहा होता है वो टैन शिशी का फादर होता है। डॉक्टर टैन हैंग्यू से कहते हैं कि टैन शिशी और तुम पहले एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग फ्यूचर में भी एक साथ हो सकते हो। इस पर हैंग्यू कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है और टैन शिशी सिर्फ मेरी दोस्त है। मॉम और आंटी की हॉस्पिटल आने के बाद हैंग्यू भी घर पर आ जाता है रेस्ट करने के लिए। अब हैंग्यू को वो सारा टाइम याद आ रहा होता है जो इसने येन के साथ गुजारा होता है। इसको बुरा भी लग रहा होता है कि इसे येन के साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। हैंग्यू अब जब बात लेकर वॉशरूम से बाहर निकलने लगता है तो वॉशरूम का हैंडल टूटा हुआ होता है और फिर इसे याद आता है कि जिस दिन इसकी मॉम आई थी उस दिन येन ने इसको बताया था कि ये पहले वॉशरूम में छुपना चाहती थी, लेकिन गलती से वो हैंडल इसे टूट गया। और बात लेने से पहले इसने नीमो से कहा होता है कि म्यूजिक चला दो, जिसकी वजह से घर में म्यूजिक चल रहा होता है। हैंग्यू नीमो को भी आवाज देता है लेकिन नीमो को सुनाई नहीं देता है। दोपहर से रात हो जाती है लेकिन हैंग्यू वॉशरूम से नहीं निकल पाता है और ये वॉशरूम में ही बेहोश जाता है। अब रात को डैड जब बारबेक्यू बना रहे होते हैं तो ये येन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और हैंग्यू के रिलेशनशिप पर कोई इतराज नहीं है, मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात पे है कि पेरेंट्स होने के नाते हमारा इतना तो हक है ना कि हमारी बेटी हमें ये बताए कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं। डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हैंग्यू को खाने पर हमारे घर लेकर आओ। येन कहती है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सुबह जब येन हैंग्यू के क्लिनिक पहुँचती है तो वहाँ पर पेशेंट्स की लाइन लगी होती है क्योंकि हैंग्यू तो आज क्लिनिक आया ही नहीं होता। येन को जब ये बात मालूम होती है तो वो परेशान हो जाती है और नर्सेज से पूछती है कि क्या हैंग्यू अपनी कॉल उठा रहा है, तो वो नर्स कहती है कि नहीं। इतने में यहाँ पर येन को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि तुम और हैंग्यू कब तक खाने पर पहुँच रहे हो। येन कहती है कि मैं हैंग्यू से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए हम ये खाना पोस्टपोन कर देते हैं। अब टैन शिशी भी यहाँ पर हैंग्यू से मिलने के लिए आई होती है। येन इसे देखकर कहती है कि आज हैंग्यू काम पर नहीं आया है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। मुझे परेशानी हो रही है कि शायद उसके साथ कुछ हो गया है। टैन शिशी कहती है कि हो सकता है कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाह रहा हो और अगर वो अकेले रहना ही चाहता है तो तुम्हें भी उसकी मर्जी का एहतराम करना चाहिए। टैन शिशी की बातें सुनकर येन यहाँ से चली जाती है। घर पर पहुंचकर येन हैंग्यू को आवाज देती है और फिर देखती है कि उसका फोन तो सोफे पर ही पड़ा होता है। हैंग्यू को भी होश आता है तो ये जितना शोर कर सकता है वो करने की कोशिश करता है और जैसे ही येन वॉशरूम में देखने जाती है तो इसे याद आ जाता है कि हैंडल तो टूट चुका है। ये जल्दी से हैंडल फिक्स करती है। अब जब ये डोर अनलॉक करके इसके पास जाती है तो हैंग्यू से कहता है कि तुम मुझे फिर से कभी भी छोड़कर नहीं जाना। इस पर येन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब येन बड़ी मुश्किल से इसको वॉशरूम से बेडरूम में लेकर आती है। जब येन हैंग्यू को बेड पर लेटा देती है तो हैंग्यू से यही कहे जा रहा होता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। टैन शिशी को भी हैंग्यू के बारे में परेशानी हो रही होती है तो वो हैंग्यू को चेक करने के लिए घर पर खुद ही आ जाती है। टैन शिशी जब रूम में आती है तो इससे पूछती है कि इसको क्या हुआ है। येन इसको सारी सिचुएशन बताती है और फिर इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। टैन शिशी कोई जवाब नहीं देती। एक्चुअल में जब ये हैंग्यू की गर्लफ्रेंड थी तो ये भी इसी घर में रहा करती थी और हैंग्यू ने तब से घर का पासवर्ड चेंज नहीं किया है। टैन शिशी जब इसको चेक करने लगती है तो हैंग्यू इससे कहता है कि तुम लोग मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। अब ये दोनों हैंग्यू को हॉस्पिटल लेकर आ जाती हैं और हैंग्यू भी उसी रूम में होता है जिस रूम में इसकी ग्रैंडमा एडमिट होती हैं। जब ग्रैंडमा को इस बारे में पता चलता है तो ये येन से कहती है कि क्या तुम दोनों साथ नहीं रहते हो। येन कोई जवाब नहीं दे पाती तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम लोगों का मेरी वजह से झगड़ा हो गया है। हैंग्यू अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि क्योंकि कुछ दिनों से मैं रात को आपकी टेक केयर कर रहा था तो मैंने येन से कहा था कि वो घर पर अकेली होती है तो इसको अपने पेरेंट्स के घर चली जाना चाहिए और मुझे लगता है कि येन को मेरी याद आ रही होगी इसलिए वो घर इत्तेफाकन वापस आ गई। ग्रैंडमा कहती है कि येन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे पोते की जान बचाई है। अब ग्रैंडमा टैन शिशी का भी शुक्रिया अदा करती हैं कि इतने दिनों से ये ग्रैंडमा की भी टेक केयर कर रही थी और अब हैंग्यू को भी हॉस्पिटल लाने में टैन शिशी ने इनकी मदद की होती है। हैंग्यू भी टैन शिशी का शुक्रिया अदा कर देता है। डॉक्टर टैन अब ग्रैंडमा के डिस्चार्ज पेपर लेकर आ जाते हैं तो ग्रैंडमा उन्हें देखते हुए हंसकर कहती हैं कि अगर हैंग्यू की शादी हो जाएगी तो फिर मैं सुकून से सो सकूंगी और मेरा इंसोम्निया खत्म
खत्म हो जाएगा। डॉक्टर टैन और टैन शिशी जब रूम से बाहर आते हैं तो टैन शिशी के डैड अब इसे कहते हैं कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। टैन शिशी कहती है कि मेरे लिए एक प्रोजेक्ट की तरह है और मैं बड़ी आसानी से इसको कंप्लीट कर लूंगी। डैड कहते हैं कि मुझे लगता है कि हेनग्यू के दिल में अब तुम्हारे लिए फीलिंग्स बाकी नहीं रही हैं। जिस पर टैन शिशी कहती है कि डैड मैं अपना माइंड बना चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे अब कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। टैन शिशी जब घर पर पहुँचती है तो शाओरुन बाहर बैठकर इसका वेट कर रहा होता है। ये टैन शिशी के लिए डेजर्ट बना कर लाया होता है। टैन शिशी जब इसका बनाया हुआ केक खा रही होती है तो शाओरुन कहता है कि आज मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे और तुम मेरे साथ यूं बैठकर केक खाया करती थी। टैन शिशी हंसते हुए कहती है कि उस टाइम पर मैं तुमसे 6 साल बड़ी थी और हाइट में भी डबल थी। लेकिन शाओरुन कहता है कि अब तो सिर्फ एज गैप ही रह गया है। शाओरुन कहने लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और मैं काम भी कर रहा हूँ, इसलिए अब हम दोनों एक ही जगह पर हैं। जिस पर टैन शिशी कहती है कि मेरे लिए अभी भी तुम छोटे से लड़के ही हो। अब ग्रैंड माँ यहाँ से डिस्चार्ज हो रही होती है तो ये यन से कहती है कि तुम्हें हेनग्यू पर नजर रखनी होगी, लेकिन इस पर नजर रखते हुए अपने आप को थका नहीं लेना। और फिर ये हेनग्यू से कहने लगती है कि अगर यन को नींद आए तुम उसे बेड पर सोने देना। हेनग्यू अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि अगर ये बेड पर सोएगी तो फिर मैं कहाँ पर सोऊंगा। ग्रैंड माँ कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर ये चेयर नहीं दिखाई दे रही। हेनग्यू को अब उसकी मॉम की कॉल आती है और ये यन से कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कुछ दिनों में तुम हमारे साथ हमारे घर खाना खाने के लिए आओ। यन कहती है कि तुम्हारी फैमिली के साथ खाना खाना मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ था। हेनग्यू कहता है कि मेरी मॉम सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। यन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चली तो जाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी तुम्हें खाने पर बुलाया है। यन कहने लगती है कि एक सूटेबल डेट डिसाइड करके हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब अगले दिन यन लुनियान के साथ शॉपिंग मॉल आई होती है और तब यन इसको बताती है कि ये हेनग्यू से ब्रेकअप करेगी, जिस पर लुनियान कहती है कि तुम असली रिलेशनशिप से पहले ही ब्रेकअप कर रही हो, क्या तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना पसंद करोगी। यन कहती है कि हेनग्यू एक अच्छा लड़का है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ एक ही परेशानी हो रही है कि मैं उसकी फैमिली के साथ डिनर कैसे करूंगी। ब्रेकअप वाली बात से हेनग्यू काफी परेशान होता है और ये मसला डिस्कस करने के लिए जियांगची के पास आ जाता है। ये जियांगची से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ यन की खातिर मैं अपने सिंगल रहने वाले प्लान को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ना मेरी मॉम शियांग यन को पसंद करती है और ना ही यन मुझे पसंद करती है, इसीलिए मामला मेरे हाथों से निकल जाए, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है। दूसरी तरफ लुनियान यन से कहती है कि तुम्हें अपने काम का बहाना करके डिनर पर नहीं जाना चाहिए। यन कहती है कि क्या ये बहाना काम करेगा। लुनियान कहती है कि हाँ बिल्कुल काम करेगा, जब तक तुम हेनग्यू के किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं टकराओगी। यन कहती है कि हाँ तुम्हारी एडवाइस मुझे अच्छी लग रही है और अब मैं ऐसा ही करूंगी। और यहाँ पर यन देखती है कि हेनग्यू के डैड एक जवान लेडी के साथ फिर रहे होते हैं। ये देखकर यन हैरान होती है क्योंकि हेनग्यू ने अपने फोटोग्राफ्स में इसको अपने मॉम डैड की पिक्चर दिखाई होती है और अब चूंकि इसके डैड किसी और के साथ फिर रहे होते हैं तो ये बात यन के लिए काफी शॉकिंग होती है। हेनग्यू की मॉम को सुपरमार्केट में यन मिल गई होती है। इन्होंने काफी ज्यादा सामान बाय किया होता है तो यन ये सामान हेनग्यू की मॉम के साथ इसके घर पर छोड़ने के लिए आ जाती है और जब ये दोनों घर पर पहुंचती हैं तो हेनग्यू के रिलेटिव्स घर पर आकर बैठे होते हैं। जियांगची हेनग्यू से कहता है कि डिनर के दौरान तुम्हें यन के साथ ही रहना है और तुम्हें ये शो करवाना है अपनी मॉम को कि तुम वाकई में ही यन को बहुत पसंद करते हो। इस तरह करने से तुम्हारी मॉम को जो शिकायत यन से है वो भी दूर हो जाएंगी और साथ ही यन भी तुम्हें दूसरे अंदाज से देखने लगेगी। इसकी ये एडवाइस हेनग्यू को काफी पसंद आती है और इसके साथ ही यन की कॉल आती है और ये कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, इसलिए तुम्हें जल्दी आना होगा मुझे बचाने के लिए। यन यहाँ पर बेचारी अकेली होती है और सभी रिलेटिव्स इससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। अब ये सभी यन से पूछते हैं कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। यहाँ पर अब हेनग्यू भी आ चुका होता है तो हेनग्यू इन सबसे कहता है कि हम जल्दी शादी कर लेंगे और आप फिक्र नहीं करें, हम अपनी शादी पर आप सबको जरूर बुलाएंगे। हेनग्यू के डैड भी अब यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और ये यन से कहते हैं कि ये हमारी शायद फर्स्ट मीटिंग है। यन कहती है कि नहीं ये हमारी सेकंड मीटिंग है। ये बात सुनकर हेनग्यू के डैड का चेहरा थोड़ी देर के लिए परेशान सा लगता है। वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इसने मुझे कहाँ देख लिया है। तो यन अपनी बात को क्लैरिफाई करते हुए कहती है कि हेनग्यू ने मुझे अपनी फैमिली की फोटोज दिखाई दी तो उस लिहाज से हमारी सेकंड मीटिंग है। ये रिलेटिव हेनग्यू के डैड की साइड के होते हैं। हेनग्यू की मॉम जब इनके लिए फ्रूट्स ला कर रखती है तो इनमें से एक कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप तो बहुत ही स्लो हैं, हम कब से आकर बैठे हुए हैं और अब आप हमें फ्रूट सर्व कर रही हैं। ये बात यन को पसंद नहीं आती और वो कहती है कि आप लोग भी तो कब से बैठकर यहाँ पर गपशप कर रहे हैं और इतने सारे लोगों के लिए हेनग्यू की मॉम को ये अकेले काम करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी उन्हें कंप्लेंट सुनने को मिल रही है। यन को अपनी मॉम की साइड लेता देखकर हेनग्यू काफी इम्प्रेस होता है और फिर ये सबसे कहता है कि आप सब लोग मील एंजॉय करें और ये यन को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब कल की गैदरिंग के डिजास्टर के बाद हेनग्यू की मॉम जियांगची की मॉम के साथ बैठी होती हैं और वो उनसे कह रही होती हैं कि पता नहीं क्यों मैं यन को हेनग्यू की लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। इस पर जियांगची की मॉम कहती हैं कि पेरेंट्स होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि सभी अच्छे पार्टनर्स की चॉइसेस को हमें अपने बच्चों को शो
करवाना चाहिए। और जियांग ची की मॉम का इशारा टेंशिशी की तरफ होता है। हैनग्यू अपने क्लिनिक में होता है, टेंशिशी भी यहाँ पर मौजूद होती है। तो बड़ी हड़बड़ाहट में हैनग्यू की आंटी इसके पास आती है और इसे कहती है कि तुम्हारी मॉम डॉक्टर टैन और टेंशिशी के साथ एक लंच करने वाली है और उसमें तुम्हें भी वो बुला रही है। हैनग्यू कहता है कि इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है, वो बस डॉक्टर यन का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि उन्होंने ग्रैंडमा की बहुत अच्छे से देखभाल की है। आंटी कहती है कि क्या तुम वाकई में बेवकूफो या बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी मॉम तुम्हारा और टेंशिशी का रिश्ता जोड़ना चाह रही है, लेकिन मैं टेंशिशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे तो यन बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। आंटी से कहने लगती है कि तुम्हें इस लंच पर नहीं जाना है। आंटी को ये ख्याल ही नहीं रहता कि टेंशिशी यहाँ पर मौजूद होती है और ये सभी बातें इन्होंने काफी ऊंची आवाज में कही होती है। टेंशिशी ये सब सुन लेती है। हैनग्यू यन को मैसेज करता है घर आकर कि तुम घर कब आओगी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आज जियांग ची और लूनियान एक दूसरे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यन अब जियांग ची के रेस्टोरेंट के किचन में जाती है जहाँ पर शाओरन काम कर रहा होता है। एक्चुअल में शाओरन ने इसको बुलाया होता है अपना न्यू केक ट्राई करने के लिए। यन से पूछती है कि तुम इतनी लेट नाइट यहाँ पर केक क्यों बना रहे हो। शाओरन कहता है कि ये मैंने बनाया तो किसी और के लिए था, लेकिन मैं उसे दे नहीं पाया। ये बात सुनते ही यन बहुत हैरान होती है और उससे कहती है कि क्या मैं कुछ ऐसा खा रही हूँ जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाले थे। तो शाओरन कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शाओरन से कहता है कि तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है, तुम इतनी लेट नाइट यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। इस पर यन कहती है कि मुझे अभी अपने काम से छुट्टी हुई थी और वैसे भी मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल हूँ। ये कह देने के बाद यन को एहसास होता है कि इसने अपने और हैनग्यू के दरमियान सीक्रेट शाओरन को बता दिया है। यन इसे कहती है कि प्लीज तुम किसी और को मत बताना कि मैं और हैनग्यू रिलेशनशिप में नहीं है। शाओरन कहता है कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो। जब यन घर पर पहुँचती है तो हैनग्यू इसका वेट कर रहा होता है। हैनग्यू यन से कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। यन कहती है कि हाँ मैंने देख लिया था। हैनग्यू कहता है कि फिर तुम जल्दी घर वापस क्यों नहीं आई, क्या तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रही थी। यन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस डर रही थी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी फैमिली गैदरिंग खराब कर दी थी। हैनग्यू कहता है कि मामला इससे भी ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं और टेंशिशी आपस में शादी कर लें। यन कहती है इसमें तो कोई बुराई नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हैनग्यू कहता है कि मैं उसके साथ पैचअप नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ये एक्ट और करना होगा। यन कहती है कि तुम्हें और मुझे अब ये एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा ही करते रहे तो बहुत जल्द हम दोनों की शादी हो जाएगी। वैसे भी नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी आने वाली है, मैं तुम्हें इस घर का रेंट पे करूंगी और वापस से हम दोनों का रिलेशनशिप मालिक मकान और किराएदार वाला हो जाएगा। इस पर हैनग्यू कहता है कि क्या तुम्हें मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं लगता। यन कहती है एक नॉर्मल इंसान कभी भी इस तरह का प्लान नहीं बनाता जो तुमने मेरे साथ बनाया है। हैनग्यू कहता है कि तुम गौर करो, अगर मेरी टेंशिशी से शादी हो गई तो वो मेरे साथ इस घर में आकर रहेगी, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें तो इस घर से जाना पड़ेगा। और अब यन को भी अंदाजा होता है कि इसे इतने कम पैसों में इतनी अच्छी जगह रहने के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए यह हैनग्यू से पूछती है कि हमें कब तक ये ड्रामा जारी रखना होगा। हैनग्यू कहता है कि तब तक जब हम में से किसी को भी इस घर से नहीं जाना पड़ेगा। और फिर ये दोनों हर वो काम करते हैं जो नॉर्मली कपल करते हैं, मसलन बाहर जाना, एक दूसरे के साथ हर काम करना और इन एक्टिविटीज की पिक्चर्स लेकर ये सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं ताकि सबको यही लगे कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर जब ये दोनों हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो हैनग्यू को डर लग रहा होता है, तो यन इससे कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्नैक खाने चाहिए और फिर यन इसको स्नैक खिला देती है, लेकिन इसके साथ ही यन के स्टमक में पेन शुरू हो जाती है और ये अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे हैनग्यू की मॉम टेंशिशी और उसके डैड के साथ हैनग्यू को लंच के लिए इनवाइट करने के लिए आती है। हैनग्यू कहता है कि मैं अपने साथ यन को भी लेकर आऊंगा। इस पर हैनग्यू की मॉम कहती है कि ये मामला फैमिली गैदरिंग से अलग है, यन हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनी, इसलिए मैं उसे इस लंच पर इनवाइट नहीं करना चाहती हूँ। अब हैनग्यू को अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है और ये अपनी मॉम के साथ लंच पर आ जाता है। यहाँ पर जियांगची की मॉम भी आई होती है और वो खुद भी साथ आया होता है। हैनग्यू जियांगची से कहता है कि जब भी मेरी मॉम टेंशिशी के साथ मेरा पेयर बनाने की कोशिश करें तो तुम्हें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जियांगची कहता है कि मुझे अपनी किसी दोस्त से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यन की तबीयत खराब होती है तो ये घर पर ही होती है। हैनग्यू की आंटी घर पर आती है और यन से कहती है कि हमें अभी और इस वक्त कहीं पर जाना होगा क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का किसी और के साथ पेयर बनाना चाह रही हैं। अब आंटी लेकर यन को सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं जहां पर ये सभी लोग लंच करने के लिए आए होते हैं। अब लंच के दौरान हैनग्यू की मॉम टेंशिशी के डैड से कहती हैं कि आपने हमारी मदर की जान बचाई है और मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए आपको एक पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती हूँ। जिस पर टेंशिशी कहती है कि हम तो एक फैमिली हैं, तो फिर इस तरह के गिफ्ट्स की तो कोई जरूरत नहीं है। जियांगची की मॉम कहती है कि ये डिसाइड बाद में करिएगा, पहले पेंटिंग तो देख ली जाए। लूनियान और जियांगची बैठकर लंच कर रहे होते हैं कि लूनियान को अचानक एक जरूरी काम आ जाता है, इसलिए ये जियांगची से एक्सक्यूज कर रही होती है कि हम डेजर्ट फिर अगली दफा खा लेंगे। लेकिन जाते हुए लूनियान जियांगची से कहती है कि आज मुझे तुम्हारे साथ लंच करके वाकई में बहुत मजा आया। यन की तबीयत खराब होती है, इसलिए ये वॉशरूम जाना चाह रही होती है और साथ ही इसको अपना फेस भी छुपाना होता
जाता है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में येन इन सब के अटेंशन अपनी तरफ करवा लेती है। और जब हेनग्यू को मालूम होता है कि येन यहाँ पर है, तो ये इसको देखने के लिए यहाँ पर आ जाता है और इसको लेकर उसी टेबल पर बैठ जाता है। एक्चुअल में ये जियांगची का ही रेस्टोरेंट होता है और जानबूझ के हेनग्यू टैनशिशी के डैड से येन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये मेरी फियांसे है। अब जियांगची की मॉम वो पेंटिंग लेकर आ जाती है और ये सभी लोग उसी पेंटिंग को देख रहे होते हैं। ये पेंटिंग वाकई में खूबसूरत होती है। ये पेंटिंग येन भी देख लेती है। अब यहाँ पर शाओरुन इनको सर्व करने के लिए आ जाता है, तो टैनशिशी के डैड शाओरुन से कहते हैं कि तुम फ्रांस से कब वापस आए। शाओरुन टैनशिशी का नेबर हुआ करता था और उन्होंने अपना बचपन साथ ही गुजारा है, इसलिए टैनशिशी के डैड कहते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ बैठकर लंच करो। टैनशिशी के डैड अब ये पेंटिंग लेने से इनकार कर देते हैं और इनसे कहते हैं कि अगर किस्मत में हुआ तो फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिन पर हम ये इतनी महंगी पेंटिंग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो साथ ही हेनग्यू कहता है कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज तो फ्यूचर में आने वाली हैं, जैसे कि मेरी और येन की शादी। ये सब बातें सुनकर टैनशिशी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। येन की तबीयत ठीक नहीं होती तो ये इन सब से एक्सक्यूज करके यहाँ से आ जाती है। हेनग्यू भी इसके पीछे भागता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर हेनग्यू की मॉम जल्दी से अपना कोट उतार कर येन को देती है और ये हेनग्यू से कहती है कि तुम वापस चले जाओ, मैं येन का ख्याल रख लूंगी। येन हेनग्यू की मॉम से कहती है कि आपका शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। जिस पर मॉम कहती है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। मॉम कहने लगती है कि हेनग्यू अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। येन कहती है कि क्या आपने हेनग्यू को कॉल की है? मॉम कहती है कि नहीं, बस मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम है कि वो ऐसा ही करेगा। जिस पर येन कहती है कि ऐसी भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में आपको इल्म नहीं है। तो इसके जवाब में मॉम कहती है कि बिल्कुल, तुम्हें भी तो कुछ बातों के बारे में मालूम नहीं होगा। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।